नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर खटीमा से है, जहां नगर पालिका चुनाव में बीजेपी और आम जनता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया के नेतृत्व में शहर के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री की गाड़ियों के काफिला को रोककर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत कर जीत की बधाई दी। को बता दें, सीएम धामी ने खटीमा और प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में मिली जीत की जनता को बधाई दी। साथ ही इस जीत का राज्य को सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आम जनता की मोहर बताया। तो वहीं राज्य सरकार जनता से वोट रूपी मिले इस प्यार को विकास के रूप में वापस करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो अविस्मरणीय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और खटीमा से जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। तो ये आज जोश है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, जो आज प्रदर्शित किया है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका ये संदेश है कि 2027 में आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी खबर, जहां देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने पैतृक गांव भी जाएंगे सीएम योगी। तो बता दें, देहरादून पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे सीएम योगी। बनास गांव भी पहुंचेंगे सीएम योगी। बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी। तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। अपने पैतृक गांव भी जाएंगे सीएम योगी। तो बता दें, देहरादून पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वही जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, देहरादून दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ खास रहेगा? मैं आपको बता दूं, जैसे ही वे अपने पंजीरगाह पहुंचेंगे और सबसे पहले वो वहाँ पर पहुंचेंगे बल्ला गाँव में। वहाँ पहुंचकर वो माँ देवी और श्री राम बनवासी जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे। उसमें उनको भाग लेंगे। उसके बाद वो अपने अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभा करेंगे। जी बिल्कुल अंजना, सीएम योगी रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी हाँ, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि रुद्राक्ष जो माना जाता है कि शिव का धरती पर एक अवतार के रूप में माना जाता है। तो वो वहाँ पर जो रुद्राक्ष के पौधे हैं उनका पौधारोपण करेंगे। साथ ही अन्य भी जो कार्यक्रम है उनमें भी प्रतिभा करेंगे। उसके बाद वो अपने गाँव, जहाँ पर उनकी भतीजी की शादी है, वहाँ पर पहुँचेंगे। अंजना, सीएम योगी तल्ला बनास गांव जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका वहां पर? जिस तल्ला बनास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उनका सबसे पहले जो कार्यक्रम ये रखा गया है, वहाँ पर एक कॉलेज है, महाविद्यालय, उसमें वो उनका कार्यक्रम होना है। विद्यालय में पढ़ता है ये कॉलेज, वहाँ उनका कार्यक्रम होना है। उसके बाद में अपने जो पिताजी का जो पार्क बना हुआ है, उसके नाम से पार्क बना हुआ है, उसमें वहाँ पर वो जाएंगे और उस मेले का पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा? अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश से अगर मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं सामने आई है कि कोई वहाँ से भी आया उनके साथ में है।
साथ ही जो उत्तराखंड के मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं वहाँ पर, जैसे धन सिंह रावत है या अन्य और मंत्री वहाँ पर, रेणु डिस्टेल है, सब उन पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल अंजना, सुरक्षा के इंतजाम से बंदोबस्त क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को अगर बात करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि में योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा विशेष रखी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई छूट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, उनकी पूरा सरकारी अमला और जो पूरी सरकारी वो पुलिस है, वो पुलिस विभाग है, वहाँ पर तैनात किया हुआ है। अंजना, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं, तो उनका और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम होगा? जिस तरह से वो 3 दिनों के कार्यक्रम से उत्तराखंड पहुंचे हैं, अपनी पंचों गाँव पहुंचे हैं, तो आज के कार्यक्रम के बाद कल उनकी भतीजी की शादी है, वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर वो दोबारा वहाँ पे कार्यक्रम होने हैं गाँव में, उन गाँव में कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही अन्य भी जो उन्होंने कार्यक्रम बताए उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा की पुष्पांजलि करेंगे, वहाँ पर भी वो पहुंचेंगे। और जो भिखियानी में कार्यक्रम रखे गए हैं, भिखियानी में भी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो तैयार की गई थी, उनके लिए उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। ठीक है अंजना, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां 750 बीघा जमीन पर कब्जा लेगी सरकार। नियम के खिलाफ खरीदी गई जमीन पर कब्जा करेगी सरकार। जेपी समूह और पैसिफिक गोल्ड की भी जमीन पर कब्जा करेगी सरकार। तो बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां 750 बीघा पर कब्जा लेगी सरकार। नियम के खिलाफ खरीदी गई जमीन पर सरकार करेगी कब्जा। जेपी समूह और पैसिफिक की जमीन पर भी कब्जा करेगी सरकार। तो बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां 750 बीघा जमीन पर कब्जा करेगी सरकार। नियम के खिलाफ खरीदी गई है ये जमीन, जिस पर सरकार कब्जा करेगी। बता दें आपको, जेपी समूह और पैसिफिक गोल्ड की यह जमीन, जिस पर सरकार कब्जा करेगी। तो बता दें, नियम विरुद्ध खरीदी गई 750 बीघा पर सरकार कब्जा करेगी, जहां जेपी समूह और पैसिफिक गोल्ड की भी जमीन पर कब्जा करेगी सरकार। 28 फरवरी तक सरकार में निहित हो जाएगी 700 बीघा ये जमीन। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, नियम के विरुद्ध इतनी जमीन कैसे खरीदी गई, जिस पर 750 बीघा पर सरकार जमीन पर कब्जा करेगी? देखिए, सीधे तौर पर कहें तो उत्तराखंड में अब इस तरीके से जो जमीनों के मामले थे, जो नियम विरुद्ध यहाँ पर खरीदी गई है, या जिन जमीनों का प्रयोजन दूसरे कार्य के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसी जमीनों को तो सरकार में निहित करने का काम इस समय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। देहरादून में ही 250 से ज़्यादा ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जहाँ पर नियम विरुद्ध जमीन खरीदने के मामले हैं, या फिर जिस प्रयोजन के लिए ये जमीनें ली गई थी उस प्रयोजन पर कोई कार्य नहीं हो रहा, बल्कि उन जमीनों पर दूसरे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। इसलिए अब ये कह सकते हैं कि इन सब पूरे मामलों पर जो जिला प्रशासन है वो सख्ती बरतने का काम यहाँ पर कर रहा है। और देहरादून में अब तक की जो कार्रवाई में कहें तो 300 बीघा से ज़्यादा ऐसी जो ज़मीनें हैं, उनको अब तक प्रशासन ने अपने निहित करने का काम यहाँ पर कर लिया है। और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि 750 बीघा जमीन जो इस समय कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर बनी है, उनको प्रशासन अपने में निहित करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर चुका है। और 28 फरवरी तक ये सभी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश यहाँ पर जिलाधिकारी की तरफ से दे दिए गए। आप ये कह सकते हैं कि देहरादून में अभी तक की जो ज़मीनों में ये कह सकते हैं कि 4.5 हेक्टेयर ज़मीन ये पैसिफिक गोल्ड की है। इसके अलावा दूसरे और मामलों में भी ये कह सकते हैं कि जो जेपी समूह की जो ज़मीन है उस पर भी कार्रवाई के लिए यहाँ पर कह दिया गया, क्योंकि इन ज़मीनों की जो खरीदारी यहाँ पर की गई थी, जिस उद्देश्य से इन ज़मीनों को लीज पर लेने का काम और खरीदने का काम इनके द्वारा समूह के द्वारा यहाँ पर किया गया था, उस पर अभी तक कोई भी कार्य उस नियम के तहत यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो दूसरी आवासीय कॉलोनियाँ बनाने का काम हो रहा है वो नियम विरुद्ध यहाँ पर चल रहा है। इसलिए ऐसी सभी ज़मीनों को जिला प्रशासन की तरफ से निहित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और देहरादून में भी ये कह सकते हैं कि लगातार जो मामले हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई यहाँ पर हो रही है। और जैसे ही नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई यहाँ पर कुछ हो पाती है, जिस पर ज़मीनों में नियम खरीदारी के जो नियम थे उन नियमों के विपरीत काम हो रहा पाया जा रहा है, उन सभी को प्रशासन अपने अधीन ऐसी ज़मीनों को निहित करने का काम यहाँ पर कर रहा है।
पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तराखंड में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और ऐसी तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं जिस पर ये कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सकता है, उनके लिए भी जल्द त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अब ये जो जमीनों की जो खरीद फरोख्त थी, जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि विराम लगाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए कानून के तहत यहाँ पर किया, उसके तहत कार्रवाइयाँ बड़ी तेजी से यहाँ पर हो रही है और ऐसी सभी जमीनों को निहित करने का काम सरकार अपना अधीन करने जा रही है। जी बिल्कुल। अब ये जमीन पर कब्जा की कार्रवाई सरकार कब तक पूरी कर लेगी? देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि देहरादून में जो 750 बीघा जमीन की जो कार्रवाई है उसको 28 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है, जिस पर ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी अधिगण की जो कार्रवाई है उसको करने की तैयारी यहाँ पर कर चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं कि किस प्रकार से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। इस पर कह सकते हैं कि जेपी समूहों की 4.5 हेक्टेयर जमीन है और पैसिफिक गोल्ड की 12.5 हेक्टेयर से ज़्यादा की जमीन यहाँ पर है, जिसको इस कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन अपने में निहित करने का काम यहाँ पर कर रहा है। साथ ही छोटे जो दूसरे बिल्डर्स हैं जिनकी तरफ से भी ये कह सकते हैं कि नियमों की जो अनदेखी करने का काम उनकी तरफ से किया गया, ऐसी जमीनों पर भी कार्रवाई करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। तो ये कहा गया कि फरवरी माह अंतिम डेडलाइन यहाँ पर है, ऐसे में जिला प्रशासन को त्वरित गति से कार्य यहाँ पर करने होंगे ताकि किसी भी प्रकार से जो जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम यहाँ पर हो रहा है या जमीनों अवैध जमीनों को लेकर जो शिकायतें मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऐसे सभी जमीनों का एक लैंड बैंक यहाँ पर तैयार किया जाए और उनको किसी दूसरे निवेश के लिए या फिर दूसरे ऐसे विकास की परियोजनाओं के लिए यहाँ पर सम्मिलित किया जा सके ताकि उत्तराखंड में जो विकास का पहिया है वो तेज गति से घूम सके। जी बिल्कुल। अब जेपी समूह और पैसिफिक गोल्ड की भी जमीन इसमें शामिल है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी तक की कार्रवाई पे कह सकते हैं कि ऐसे सभी जो मामले हैं जिन मामलों में कार्रवाई इस समय जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, उनके जो भूस्वामी हैं उन सभी से अभिलेख यहाँ पर मंगाए गए, क्योंकि उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो अभी तक का जो पैमाना यहाँ पर रखा गया था जमीनों को लेकर, उसमें कह सकते हैं कि जो बाहरी जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को 250 गज जमीन खरीदने की छूट यहाँ पर दी गई थी, उसको खरीद सकते थे, या जो व्यवसायिक कार्यों के लिए यहाँ पर रखा गया था उसमें 12.5 हेक्टेयर से जमीन उनको देने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन उसमें भी ये कह सकते हैं कि नियमों की अनदेखी लगातार यहाँ पर हो रही थी, यानी जिस प्रयोजन के लिए ज़मीनें यहाँ पर ली जा रही थी वो प्रयोजन यहाँ पर पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, बल्कि उसमें दूसरे आवासीय काम या फिर दूसरी जो आवासीय कॉलोनियाँ बनाने का काम बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे थे, उनको लेकर शिकायतें लगातार यहाँ पर मिल रही थी। इसलिए लगातार ऐसी सभी ज़मीनों की जाँच जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। कह सकते हैं कि जिसमें लगातार सुनवाई जारी है और उम्मीद ही की जा सकती है कि अगले फरवरी से मार्च के महीने में इस तरह से जो जमीनों की जो अवैध बंदोबस्त यहाँ पर हुई है, जिन जमीनों पर नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उन सभी को प्रशासन जिला प्रशासन अपने में निहित करने की कार्रवाई यहाँ पर कर लेगा और एक बड़ा लैंड बैंक जिला प्रशासन के पास यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। और आने वाले दिनों में सरकार जो चाहती है कि निवेश को धरातल पर उतारा जाए, जो उत्तराखंड में निवेश आए हैं, निवेशक यहाँ पर आए हैं, उनके लिए इन्हीं लैंड बैंकों के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने का काम सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम के साथ आज सुबह मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। को बता दें, काशीपुर के आईटीआई थाना पुलिस और एसओजी को टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। फुरकान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का रहने वाला है। फुरकान के ऊपर हत्या, डकैती और लूट के कई अपराध शामिल हैं, जिन मामलों में दर्जनों से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह लगभग 5 बजे पैगा चौकी क्षेत्र में एक प्राप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी फुरकान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए फुरकान ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह अस्पताल में है और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के उपरांत और गहनता से उससे पूछताछ की जाएगी। जो जानकारी प्राप्त हुई फुरकान के बारे में, उत्तर प्रदेश और उधम सिंह नगर में उस पर लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। 10 मुकदमे डकैती के हैं, हत्या के प्रयास के हैं, लूट के हैं। यह अपनी गैंग का लीडर था और इसके 3 साथी बिजनौर पुलिस के द्वारा अभी मुठभेड़ के उपरांत। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मनेरा के पास 2 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सड़क पर चल रहे राहगीर द्वारा निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद दोनों छात्रों की स्थिति गंभीर होने पर देहरादून रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, 2 दिनों में लगातार सड़क दुर्घटना का यह दूसरा मामला है, जहां कल भी एक निजी विद्यालय के 2 छात्र 2 पहिया वाहन के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। एक आजाद जिसकी उम्र 18 साल और दूसरा रोहित 17 साल। दोनों की हेड इंजरी है और दोनों की जो है अनकॉन्शियस स्टेज में है। हम इनका सीटी और प्राथमिक उपचार के बाद जो है न्यूरो सर्जन को आगे रेफर करना पड़ेगा। सर कैसे मतलब क्या रेफर करने की अभी स्टेबल है? नहीं, इसको स्टेबल करने के बाद जो है हमने इसको पूरा प्राथमिक उपचार दे दिया यथासंभव। इनका सारा जो है इंजरी नोटेड कर दी है, इनकी इंजरी जो है मैनेजमेंट कर दिया है। उसके बाद हम सीटी कर रहे हैं और इनको फर्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट देने के बाद जो है हायर सेंटर न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन के लिए। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य जारी है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण कर इसका उद्घाटन किया जाए। देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, तो NHAI इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं इसका उद्घाटन किया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री व उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ जाने से गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है। बर्फ के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें आपको, चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। अचानक गंगोत्री में बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे पे भी मुस्कान देखी गई है। तो वहीं बर्फ से ठंड का प्रकोप भी जारी हो गया है। सुबह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वो बता दें, सुबह से आसमान में हल्के बादलों के साथ ठंडी हवाओं का दौर जारी है। ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर हिमपात भी हुआ है। तो वहीं होटल में रुके पर्यटकों ने जमकर सुबह सुबह बर्फ के दर्शन किए। खबर टिहरी से है, जहां बालागंगा घाटी में हर वर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आरगढ़ मोनगढ़ वसंत पंचमी विकास पर्यटन मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। मुख्य अतिथि रहे टिहरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और लंबगांव नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन रांगड़ ने मेले में शिरकत कर क्षेत्रीय लोगों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं समापन के अवसर पर लोक गायक सूरपाल श्रीवान, मोहन सिंह बिष्ट, सीमा पंगरियाल और केशर पवार ने अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ चार चांद लगा दिया। पहले भी यहाँ मेले में जो है प्रतिवर्ष यहाँ ही मेला होता है और पहले भी इस मेले में आया हूँ और इस मेले में जो आयोजन समिति है जो इसको जो है भव्य और दिव्य रूप देने का काम करते हैं, मैं उन सभी आयोजन समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में जो आप भी जो है आयोजन समिति का जो है बराबर जो सहयोग करें। से है, जहां दिन दहाड़े भतीजे ने अपने चाचा को पुराने जमीनी विवाद के चलते अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी।
को बता दें, गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए चंपावत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें, दोनों पक्षों में पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था। तो वहीं एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर में दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद हो गया था। आवेश में आकर महेंद्र सिंह तांगड़ी ने अपने रिश्ते के चाचा दिनेश ताड़गी को रिवॉल्वर से गोली मार दी। कल 4 फरवरी 2025 को हमारे पास किरण तड़ागी जो है उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि उनके पति दिनेश सिंह तड़ागी उनके ऊपर रिवॉल्वर का फायर किया गया है एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम है महेंद्र सिंह तड़ागी। इसमें जो मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे अमित सिंह तड़ागी, उनके साथ और जो अभियुक्त है उनके साथ पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इनका आपसी जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा था, जिसके तहत कल उनका आपस में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने दोपहर में इनके ऊपर फायर किया। गोली पैर में लगी है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, वहां से उनको रेफर किया गया है। इसमें जो चश्मदीद गवाह थे अमित, उन्होंने मौके से पिस्टल रिवॉल्वर जो थी .32 बोर रिवॉल्वर ये उनसे छीन के सुरक्षा के दृष्टिगत अपने घर पे उसको रखा गया था। तो वो पुलिस ने उनके निशानदेही पे वो भी अपने कब्जे में ले ली है। उसके साथ में 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। और अभियुक्त जो है महेंद्र सिंह तड़ागी, इसको कल शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके ऊपर 30 आर्म्स एक्ट जो सेक्शन है आर्म्स एक्ट का वो बढ़ाया गया। पहले मुकदमा 109 BNSS में हुआ था, जो IPC में 307 जो जानलेवा हमला करने का सेक्शन होता है, तो उसमें मुकदमा हुआ था। बाद में उसमें आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी हुई है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। पूर्व में जैसे आपने बताया कि पूर्व में भी इनमें एक बार झगड़े की सूचना हमारे पास आई थी, तो उस टाइम पे इनको 107-16 की कार्रवाई इनके ऊपर की गई थी CRPC के तहत और बाउंड डाउन किया गया था इनको। इसके बारे में लगातार जो है अभी उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा भी शिकायतें की गई कि डराया धमकाया जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इस घटना का हवाला देते हुए इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हम लोग संशोधित करके DM महोदय को भेजेंगे। इनका जो शस्त्र है वो लाइसेंस इसका नैनीताल से इशू हुआ, तो वहां पे हम लोग इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। इसकी रिपोर्ट पूर्व में भी भेजी जा चुकी है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।